फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस ऑफ बिल्डिंग, फिजिकल कंसिडरेशंस कौन सी करते हैं बिल्डिंग के लिए और एनवायरमेंटल कंसिडरेशन कौन सी करते हैं बिल्डिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। अच्छा, यहाँ पर जब मैं कंसिडरेशन की बात करूँ, कंसिडरेशंस फॉर बिल्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचिएगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में हम सिर्फ कंसिडरेशन कर रहे हैं। ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है ना, कि आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गए, आपके इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो गए, आपके रिक्रिएशनल बिल्डिंग या वगैरह वगैरह जो भी बिल्डिंग आ गए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ गए। तो सारी बिल्डिंग की जो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स। प्लानिंग रिक्वायरमेंट में आ जाती है द डिज़ाइन ऑफ, अच्छा, असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हम क्या करते हैं, जो भी बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं, जो भी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे होते हैं, तो उसकी सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, EIA। उसकी रिपोर्ट बनती है जिसे हम EIA रिपोर्ट बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। उसका काम क्या होता है कि भाई वो ये डिटरमाइन करता है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट होने से इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट आएगा। क्या जो उसकी इन्वायरमेंट पे असरात हैं वो बुरे असरात होंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, या क्या क्या मसला होगा अगर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लें। या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कहीं पर भी कंस्ट्रक्ट कर लो, मसला नहीं है। लेकिन कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है या ऐसी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाजमी होता है। सो प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें आती है कि यू मस्ट हैव टू डू दी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर प्लानिंग। प्लानिंग से पहले ही आपको ये एनवायरमेंटल कंसिडरेशन फॉलो करनी पड़ती है। Second are the building regulations, building rules and regulations. You have to follow the building rules and regulations by when you are constructing any type of building। कोई भी टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको बिल्डिंग रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। और बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान एक पूरा नोटबुक है। उसके हिसाब से फिर हमें वो रेगुलेशंस फॉलो करके हमें अपनी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी होती है। और बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान में आपको एग्जैक्ट हर चीज़ गिवन है कि भाई जो डोर है उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसकी हाइट कितनी रखनी है, और मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ डोर आप कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ विंडो कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लोर कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ सीलिंग कितनी रख सकते हो, और मैक्सिमम हाइट ऑफ आपका जो ये क्या होता है प्लिंथ बीम होता है वो कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम हाइट ऑफ जो स्टेयर्स होते हैं वो कितनी रख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने रख सकते हो। ये सारे बिल्डिंग कोड्स ऑफ पाकिस्तान में मेंशन किए होते हैं और उनको ही फॉलो करके हमें बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना होता है और बिल्डिंग को डिज़ाइन करना होता है। लैंड रिस्ट्रिक्शंस बाय वेंडर के भी कुछ कुछ लैंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वेंडर की तरफ से या डिज़ाइनर की तरफ से, या जो हमें लैंड प्रोवाइड कर रहा है उसकी तरफ से, तो उसे भी हमें फॉलो करने होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज मीन्स कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर वाटर की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर गैस अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सारे जो भी टाइप ऑफ सर्विसेज है उसकी अवेलेबिलिटी देखते हैं और उसके हिसाब से फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर सर्विसेज नहीं है तो लाजमी है उसमें फिर वो पोर्शन भी इंक्लूड किया जाता है डिज़ाइन में कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेज आएंगे, यहाँ से गैस कनेक्शन आएगा, ETC। अगर ऑलरेडी होंगी अवेलेबिलिटी या सर्विसेज तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लोकल इम्यूनिटीज़ इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, रोड्स हैं या नहीं है, और अगर रोड्स हैं तो कितने दूर हैं घर से, कितने दूर हैं घर को, उस रोड को कनेक्ट करने तक हमें कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ये सारी कॉस्ट भी हमें जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उसकी कास्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करनी होती हैं। सब सॉइल कंडीशंस, ये तो बिल्कुल ईजी है कि सब सॉइल्स जो जहाँ पर आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो तो उसकी सॉइल कंडीशंस कैसी हैं, सॉइल आइदर स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, किस है। हमेशा याद कर लें कि सॉइल से रिलेटेड एक चीज़ होती है बियरिंग कैपेसिटी। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम लोड दैट द सॉइल कैन बियर, मैक्सिमम लोड दैट द सॉइल कैन सस्टेन।
उसको कहते हैं सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी। मीन्स सॉइल जो है, नीचे जो सॉइल हमारा ले किया हुआ होता है, मिट्टी जो होती है वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। सिंपल इसको मिट्टी ना कह लें, ज़मीन कह लें। ज़मीन अगर आप कहोगे तो आप ज़्यादा इसको समझ पाओगे कि नीचे जो ज़मीन है, बिल्डिंग के नीचे जो ज़मीन है वो कितना लोड बियर कर सकती है। इसको हम खास तौर पे चेक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लोड। और हमेशा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी ग्रेटर देन द लोड ऑफ बिल्डिंग। टोटल लोड ऑफ बिल्डिंग, जो टोटल लोड ऑफ बिल्डिंग आनी है सॉइल के ऊपर, उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी उस लोड से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स उसकी बर्दाश्त की कुव्वत उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन आप हो, आपकी एक पर्टिकुलर बंदा है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी है कि वो मसलन 100 केजी बियर कर सकता है, 100 केजी वेट उठा सकता है। उसके ऊपर आपने 120 केजीज रख दिए तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, बैठ जाएगा, या उसके पाँव श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशंस उसके पाँव में हो जाना शुरू हो जाएंगे, या वो गिर पड़ेगा बेचारा। तो जितनी बियरिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से हमें फिर लोड भी उसके ऊपर रखना होता है। बस 120 टन है अगर किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, तो उस पे जो बिल्डिंग आनी चाहिए उसकी भी जो लिमिट है, जो लोड है, वो 100 टन तक हो या 110 टन तक हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो सॉइल फेल हो जाएगा। लेवल एंड टोपोग्राफी ऑफ लैंड के ऊपर आते हैं कि वहाँ पर कौन से टाइप ऑफ लेवल्स हैं और कौन से टाइप ऑफ टोपोग्राफी है। लेवल में टेरेन्स आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो 3 टाइप ऑफ टेरेन होते हैं, लेवल टेरेन एंड माउंटेन टेरेन एंड दूसरा भी एक टाइप ऑफ टेरेन होता है। लेवल टेरेन का मतलब होता है वो पर्टिकुलर लैंड जो बिल्कुल लेवल हो, जिसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो। माउंटेनियस टेरेन वो टाइप ऑफ लेवल होता है, वो टाइप ऑफ रोड होता है, वो टाइप ऑफ लैंड होता है जिसमें अप्स एंड डाउन्स हो इन द शेप्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, तो उसको हम माउंटेनियस टेरेन कहते हैं। टोपोग्राफी ऑफ लैंड मीन्स द सरफेस ऑफ लैंड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ लैंड। अगर आप ऊपर से उस लैंड को देखो तो उसकी सरफेस क्या है, उसको वो बिल्कुल प्लेन है, या उसको उसके ऊपर अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर प्लेन टोपोग्राफी है तो उसको प्लेन टेरेन कहेंगे, अगर अप्स एंड डाउन्स हैं, हिल्स हैं, तो उसको हिली टेरेन कहेंगे। तो उसको भी हमें अब अच्छे तरीके से देखना पड़ता है लैंड को, ताकि जब हम डिज़ाइन करें तो उस हिसाब से डिज़ाइन करें। अगर हार्डर लैंड है, वहाँ पर माउंटेनियस टेरेन है, तो हमें डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन उस हिसाब से करनी पड़ती है। स्टेप टाइप ऑफ फुटिंग या इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। फाउंडेशन की डिज़ाइन थोड़ी अलग से हो जाती है। एडजस्टिंग एडजॉइनिंग बिल्डिंग और लैंड, जो बिल्डिंग और लैंड उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के साइड में है, तो उसको भी हमें देखना पड़ता है। ये भी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन में आती हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो प्लाट है जहाँ पर आपको घर बनाना है, उस प्लाट के लेफ्ट साइड पे भी घर बना हुआ है ऑलरेडी, और राइट साइड पे भी घर बना हुआ है, और बीच पे आपका प्लाट है। तो उसमें आपको अपना घर बनाना है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप खुदाई स्टार्ट करते हो, एक्सेवेशन स्टार्ट करते हो। एक्सेवेशन करने के बाद आप उसमें कंक्रीट पोरिंग करके कॉलम फिर फाउंडेशन ईटी सारे करते हो। लेकिन इसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है हमें कि अगर आप एक्सेवेशन करो तो ड्यूरिंग एक्सेवेशन जो साइड वाली बिल्डिंग है उनको कोई भी नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि आप एक्सेवेशन करते जाओ और साइड वाली बिल्डिंग की फाउंडेशन को नुकसान पड़े, या साइड वाली बिल्डिंग के किसी भी कॉलम को नुकसान पड़े, या वाल को नुकसान पड़े। इस तरीके इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है। एडजॉइनिंग बिल्डिंग और लैंड को अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। यूज़ ऑफ बिल्डिंग है कि भाई वो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को आप किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आप यूज़ करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। जो टाइप ऑफ बिल्डिंग होगा उसके हिसाब से वो यूज़ होगा। Daylight and view experts, that is actually the direction of that particular land, या जिस डायरेक्शन में आप उसको प्लेस करना चाह रहे हो, नॉर्थ साइड में, ईस्ट साइड में, वेस्ट में, या नॉर्थ साउथ में, जैसे में प्लेस करना चाह रहे हो। तो जो डे लाइट होती है उस वो कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, तो आप ख्याल करते हो कि उसी डायरेक्शन में या उस डे लाइट वाले डायरेक्शन में घर घर को, या जो भी बिल्डिंग होती है उसके
फ्रंट डोर को फेस करवाते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें या जो डेलाइट एंड व्यू एस्पेक्ट्स है ये आ जाती हैं ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग में। ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ हो सकता है समझ में आ जाए, डेलाइट एंड व्यू पे एस्पेक्ट्स। ठीक है भाई, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन ये सारी होती हैं किसी भी बिल्डिंग के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में। environmental impact assessment, planning requirements से related, building rules and regulation, building codes of Pakistan से related, and restrictions, availability of services, electricity services, gas pipelines, etc, local amenities including the transport, availability of transport there. Then the subsoil conditions related to the bearing capacity of the soil, levels and topography of the land, the surface, the condition of the land, then adjoining building, use of adjoining building or land कि adjoining building है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वो कि कौन से टाइप ऑफ बिल्डिंग है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई, बढ़िया etc। जैसे मैंने आपको प्लाट वाला एग्जांपल दिया। यूज़ ऑफ बिल्डिंग किस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ बिल्डिंग। डेलाइट एंड व्यू एस्पेक्ट्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू दी ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा भाई, फिजिकल कंडीशंस के ऊपर आते हैं कि भाई फिजिकल कंडीशंस कौन से हैं फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। सो फर्स्ट इज नेचुरल कंटूर ऑफ अ लैंड। नेचुरल कंटूर ऑफ अ लैंड इज सिंपली, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था लेवल्स एंड टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, दैट इज रिलेटेड टू दैट पॉइंट कि नेचुरल कंटूर ऑफ लैंड कौन से है और नेचुरल आपका जो उसकी जो सरफेस कंडीशन है वो कौन सी है। कंटूर अगर आप लोगों को अब पढ़ा होगा, सर्वे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंटूर आर द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन। कंटूर मैप जिसे हम कहते हैं, कंटूर मैप आर द पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन। हम कंटूर इसलिए बनाते हैं कि जहाँ पर हिल्स होती हैं या अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो वहाँ पर हम वो स्पेशल टाइप ऑफ मैप बनाते हैं और उसमें से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर अप्स हैं और कहाँ पर डाउन्स हैं, कहाँ पर हिल हैं, कहाँ पर वैलीज हैं वगैरह वगैरह। तो नेचुरल कंटूर ऑफ लैंड हमें ड्रा करना पड़ता है फिजिकल कंडीशंस देखते हुए उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड ट्रीज, वहाँ पर वेजिटेशन है, ट्रीज हैं या नहीं है। अगर ट्रीज हैं तो फिर स्पेशल सर्विसेज रिक्वायर होते हैं उन ट्रीज को रिमूव करके, उनकी जो जड़ें होती हैं उनको ख़त्म करके रूट्स को निकालना पड़ता है और उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। वेजिटेशन है, अगर वेजिटेशन है, साइज ऑफ लैंड एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोज बिल्डिंग वगैरह के उस पर्टिकुलर लैंड की साइज़ क्या है, रेक्टेंगुलर साइज़ है या साइज़ ऑफ बिल्डिंग है या इमेज साइज़ है, इरेगुलर साइज़ है वगैरह वगैरह। उस साइज़ ऑफ बिल्डिंग को भी देखना पड़ता है, लैंड को भी देखना पड़ता है। इरेगुलर साइज़ ऑफ लैंड है तो वो और मुश्किलात खड़ा करता है वाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड वाइल डिज़ाइनिंग। अगर रेगुलर है, ऐसे हो जाए 40/60 का आपका लैंड है तो कोई तो मसला, फिर तो कोई मसला नहीं है। 30/50 है, 1500 स्क्वायर फीट का है आपका, आपकी प्लाटिंग, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल 27/59 है तो ये इरेगुलर टाइप हो जाता है। इरेगुलर टाइप साइज ऑफ लैंड में फिर मसले आ जाते हैं, फिर उनका डिज़ाइनिंग भी में भी मसले आ जाते हैं। ठीक है भाई। अप्रोच एंड एक्सेस रोड्स एंड फुटपाथ, ये भी सेम चीज़ हो गई कि भाई जो सर्विसेज हैं आपके, रोड्स की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि घर से देखना पड़ता है आपको कि रोड कितना दूर है और कहाँ से लेकर कहाँ तक रोड आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स एंड एक्सेस ऑफ रोड फिजिकल कंडीशंस में आपको देखने पड़ते हैं। फ्यूचर डेवलपमेंट्स कि जहाँ पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर और उसके साइड में फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या होगी या नहीं हो रही। ऐसे नहीं है कि आपका अकेले का घर वहाँ पर बना हुआ हो या अकेली कोई भी बिल्डिंग बनी हुई हो और उसके साइड में कोई भी कंस्ट्रक्शन फिर स्टार्ट ना हो, फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो ही ना। सो यू हैव टू चेक द फ्यूचर डेवलपमेंट्स टू। सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज सेम बात है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो नेचुरल वाटरवेज, लेक्स एंड पॉन्ड्स ये भी देखते हैं कि भाई वहाँ पर वाटरवेज कौन से, लेक्स, पॉन्ड्स और कितने दूर तक हैं। ऐसे ना हो कि आपके जो रिस्ट्रिक्टेड जोन में आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लो
नेचुरल वाटरवेज या लेक्स और पॉन्ड्स के जो नेचुरल फ्लो है उसमें आप कंस्ट्रक्ट कर लो। जैसे आजकल इस चीज़ को ज़्यादातर देखा जा रहा है, आपकी जो क्या कहते हैं इसको, चलो छोड़ो इसको, नेचुरल वाटरवेज लेक्स एंड पॉन्ड्स जो हैं इसको भी आपको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर लेक्स हैं, कहाँ पर पॉन्ड्स हैं। उसके रास्ते में तो आपका घर नहीं आ रहा है, या साइड्स में है तो साइड कितना कितना दूर है, उसके ओवरफ्लो अगर कभी हो जाए लेक्स में या पॉन्ड्स में तो वो आपके घर को या आपकी बिल्डिंग को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ये सारी चीज़ें भी देखते हैं फिर आप फिजिकल कंडीशंस में। restrictions such as right of way, ट्री प्रिजर्वेशंस एंड एंशिएंट बिल्डिंग्स, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो भी आ जाती हैं ये भी आपको देखनी पड़ती हैं। जस्ट लाइक ट्री प्रिजर्वेशन, कोई भी आप घर बना रहे हो लेकिन वहाँ पर एक स्पेशल ट्री है और उसको आप काट नहीं सकते, आपको गवर्नमेंट अलो नहीं कर सकता, तो फिर आपको वो टाइप ऑफ लैंड जो है वो भी अच्छे तरीके से देखना पड़ता है। हो सकता है या तो आप बिल्डिंग ही कहीं और कंस्ट्रक्ट करो, या तो बिल्डिंग की डिज़ाइन इस तरीके से करो कि वो ट्री प्रिजर्व है। और एंशिएंट बिल्डिंग की भी वही आपकी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी एंशिएंट बिल्डिंग है और वो आपके घर के या आपकी बिल्डिंग जहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो उसके करीब है या आसपास है, और आपके घर की वजह से उसे एंशिएंट बिल्डिंग को कोई ना कोई छोटा बड़ा भी नुकसान पहुँचे तो ये गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर आपको डिज़ाइन उस तरीके से करना पड़ता है। क्लाइमेट कंडीशंस क्रिएटेड बाय सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशंस कौन कौन सी हैं, क्रिएटेड बाय सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़ लैंड और एक्टिविटीज़। तो जो भी सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें सराउंडिंग क्लाइमेट कंडीशन कौन सी क्रिएट की हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो और उसके बराबर में कहीं पर भी कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है तो उसकी सराउंडिंग जो क्लाइमेट कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी और वो आपके घर को इम्पेक्ट करेंगी, वो आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को और उसमें जो इनमेट्स रहेंगे उनके हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगी। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़, जो सराउंडिंग बिल्डिंग है या सराउंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपको देखना पड़ता है। और लैंड और एक्टिविटीज़, जो भी लैंड है या एक्टिविटीज़ वहाँ पर जो भी परफॉर्म हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि सराउंडिंग में जो जो भी बिल्डिंग है उनका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा आपकी बिल्डिंग पे जो आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर राइट ऑफ वे है, तो राइट ऑफ वे तकरीबन आपके जो रोड्स और कैनाल्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। राइट ऑफ वे का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर विड्थ जहाँ तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जैसे आजकल इंक्रोचमेंट का मसला हो रहा होता है ना, कि किसी के घर मिसमार कर देते हैं, किसी के शॉप्स को मिसमार कर देते हैं, तो ये कह के कि भाई आपका जो घर है या आपकी जो बिल्डिंग है वो उसमें है आपकी राइट ऑफ वे में आ रही है, तो उस तरीके से फिर उसको देखना पड़ता है अगर कोई राइट ऑफ वे में आ रहा है। बिल्डिंग, अच्छा, रोड जो होते हैं रोड के तकरीबन राइट ऑफ वे में आते हैं। रोड के लेफ़्ट साइड पे भी एक पर्टिकुलर लिमिट रखी जाती है और राइट साइड पे भी लिमिट रखी जाती है कि भाई लेफ़्ट साइड पे इतने विड्थ ऑफ रोड तक आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और राइट साइड पे भी इतने विड्थ ऑफ रोड पर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर विड्थ या अलोएबल एरिया से आगे कोई भी आके कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको हम इंक्रोचमेंट कहते हैं और फिर वो इंक्रोचमेंट हटाई जाती है। इसी तरीके से कैनाल्स होते हैं, कैनाल के साइड में भी हमें कोई भी विड्थ पर्टिकुलर रखा जाता है जिस पर जहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाती है, और किसी ने कंस्ट्रक्शन की होती है तो उसको बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। इसी सेम जो सिचुएशन है वो रेलवेज़ के लिए भी होता है। जो रेलवेज़ लाइन होती हैं उसके लिए भी हमें राइट ऑफ वे दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर लैंड तक, उस पर्टिकुलर विड्थ तक आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। सो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं राइट ऑफ वे और ट्री प्रिजर्वेशन और एंशियल बिल्डिंग्स की तरफ से। ठीक है भाई, दीज आर द फिजिकल कंडीशंस। नेचुरल कंटोर ऑफ लैंड हो गया, नेचुरल द वेजिटेशन एंड ट्रीज साइज ऑफ लैंड आर द प्रोपोज बिल्डिंग, अप्रोच एंड एसेस रोड एंड फुटपाथ्स, रोड की एक्सेसिबिलिटी कितनी है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स कौन कौन से हो रही हैं वहाँ पर, होंगी या नहीं होंगी, सर्विसबिलिटी की अवेलेबिलिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस पाइपलाइंस वगैरह वगैरह, नेचुरल वाटरवेज लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं या नहीं हैं,
और उनका कौन से असरात पड़ेंगे आपके बिल्डिंग पे, रेस्ट्रिक्शंस के कौन कौन से असरात पड़ेंगे, क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं आपके सराउंडिंग बिल्डिंग की या लैंड की, तो उसके कौन कौन से असरात पड़ेंगे, ये सारे फिजिकल कंडीशंस आपको देखने पड़ते हैं। सो दीज वर दी फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस फॉर बिल्डिंग जो आप कंसिडर करते हो वाइल द selecting the site for a building and designing of that particular building and also constructing the particular building.